जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए तथा यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है सराय नहर, महदहा, लेखहिया और चोपनी मांडो। तो इसमें महदहा से हड्डी निर्मित आभूषण पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में यहाँ पे बड़ी मात्रा में सिंक के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़ खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंक निर्मित उपकरण आभूषण प्राप्त हुए थे। जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सहाय नहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, महदहा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो इसमें बी सही होगा। भीमबेटका चित्रकला प्रागैतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न है, इसका उल्लेख दिया हुआ है प्रागैतिहासिक चित्रकला से। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित में है। भीमबेटका ये गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफाएं जो चित्रकला से संबंधित है, मध्य पाषाणकालीन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी हुई है, नदी किनारे अवस्थित है। कौन सी बस्ती किस नदी किनारे स्थित है, इसे मिलान करना है। हड़प्पा दिया हुआ है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। जैसे आप जानते हैं, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब इसे मिलान करेंगे तो ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इसलिए ए ऑप्शन सही है। ये सही होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसकी व्याख्या दी हुई है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर, लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा कालीन, भगवा नदी के तट पर है। रोपड़ पंजाब का स्थल है जो सतलज नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से। तो इसका ऑप्शन सही होगा, मोहनजोदाड़ो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या देखेंगे। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार
के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा में 33 मीटर। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई जो है वो 11.8 मीटर है और चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई इसकी 2.43 मीटर है। इस प्रकार इस प्रश्न का व्याख्या हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से कि लोथल से, धौलावीरा से कि वामामली से? हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी है, लोथल से प्राप्त हुआ है। उल्लेख देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा इस संदर्भ में हाथी दांत लोथल से प्राप्त हुए हैं, जो सिंधुकालीन सभ्यता का एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रैवेदी में 3 वेद शामिल होते हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मुख्य 3 यही वेद होते हैं। अथर्ववेद सबसे नया वेद है जो लास्ट में शामिल किया गया है। इसका व्याख्या है, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है। यही सबसे प्राचीन वेद है। यही सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अधन्या का क्या मतलब है? बकरी के लिए कि गाय के लिए कि हाथी के लिए कि घोड़े के लिए? तो अधन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अधन्या का मतलब होता है जो मारने योग्य पशु नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय अधन्या, ना मारने योग्य पशु। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था वेदों में की गई है। अगला प्रश्न है। भारत की संविधान त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें से कौन सा ही होगा? संविधान त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सत्येंद्र सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत की? संविधान सभा को स्वीकृत कब मिली? 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950? तो
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अस्थायी रूप से लागू हो गया था, आंशिक रूप से। और संविधान, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इसका व्याख्या। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का अपनाया गया था 11वें अधिवेशन के, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो संवैधानिक सलाहकार इसमें से बी.एन. राव को बनाया गया था। सी ऑप्शन दिया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया था। मसौदा को मतलब प्रस्तावना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था, जिसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से कि फ्रांस के संविधान से? इसका ऑप्शन सी सही होगा। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में 61 देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है। मूल कर्तव्य 51 क में उल्लेखित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया मूल कर्तव्य को। ये मूल कर्तव्य पूर्ण सोवियत संघ के से लिया गया है। मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे लिया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से कि ब्रिटेन से कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कि रूस से? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, वर्तमान में 7 थी। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था 1978 में, इसलिए मूल अधिकार 6 वर्तमान में है। अगला प्रश्न है,
नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग से लिया गया है? नागरिकता सिटीजनसिटी भारत के संविधान में किस भाग से लिया गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ और एक देश बना। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो मेघालय तो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, मेघालय बनाता है सीमा, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है, कौन नहीं बनाता? मणिपुर। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं, जिसमें से मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और इसके बाद असम है। अगला प्रश्न देखते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। डूरंड रेखा अफगानिस्तान से सीमा बनाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, अफगानिस्तान। डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल के इदुक्की जिले में, इदुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है, पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। और ये कुछ चोटियाँ दी हुई हैं जो दक्षिण भारत की घटते क्रम में। दोदा बेटा जो है 2657 सबसे ऊंची, 2695 अनाईमुड़ी है, दूसरे नाम पर दोदा बेटा है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ये तीसरी अमरकंटक है, मध्य प्रदेश की है। और महेंद्रगिरी दक्षिण भारत में है, 1501 मीटर। अमरकंटक की 1048 मीटर, दोदा बेटा 2637 मीटर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मतलब पूछा गया है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट सबसे लंबा है? समुद्र तट सबसे लंबा है, तो इसमें गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है, ऑप्शन सी सही है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा, भारत तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें शामिल हैं जो समुद्र तट पर स्थित है। दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली था, पुदुचेरी। जिसमें से दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को अब सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसकी राजधानी दमन है। अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ पहाड़ी दर्रा दिए हुए हैं, अब इनको मिलान करना है। मिलान है, सुमेलित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जैसे आप देख पा रहे हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नीत दर्रा उत्तराखंड में, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये कुछ प्रमुख पहाड़ी दर्रे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस साथियों, आज इतना ही। इसी प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है एग्जाम, RO तथा PCS के लिए। आप चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए तथा UP PCS के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है सराय नहर, महदहा, लेखहिया और चोपनी मांडो। तो इसमें महदहा से हड्डी निर्मित आभूषण पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में यहाँ पे बड़ी मात्रा में सिंह के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़ खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण आभूषण प्राप्त हुए थे। जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सहाय नहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, महदहा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो इसमें बी सही होगा। भीमबेटका चित्रकला प्रागैतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न है, इसका उल्लेख दिया हुआ है प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित में है। भीमबेटका ये गुफाएं हैं, भीमबेटका गुफाएं जो चित्रकला से संबंधित है, मध्य पाषाणकालीन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी हुई है, नदी किनारे अवस्थित है। कौन सी बस्ती किस नदी किनारे स्थित है, इसे मिलान करना है। हड़प्पा दिया हुआ है, तो हड़प्पा
रावी नदी के तट पर है। जैसे आप जानते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब इसे मिलान करेंगे तो ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, इसलिए ए ऑप्शन सही है। ये सही होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसकी व्याख्या दी हुई है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्घर लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा कालीन भगवा नदी के तट पर है। रोपड़ पंजाब का स्थल है जो सतलज नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से। तो इसका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदाड़ो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या देखेंगे, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 33 मीटर। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई जो है वो 11.8 मीटर है और चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई इसकी 2.43 मीटर है। इस प्रकार इस प्रश्न का व्याख्या हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, कि लोथल से, धौलावीरा से, कि वामामली से? हाथी दांत के पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी है, लोथल से प्राप्त हुआ है। उल्लेख देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत लोथल से प्राप्त हुए हैं जो सिंधुकालीन सभ्यता का एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रैवेदी में 3 वेद शामिल होते हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मुख्य 3 यही वेद होते हैं। अथर्ववेद सबसे नया वेद है जो लास्ट में शामिल किया गया है। इसका व्याख्या है, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अधन्या का क्या मतलब है? बकरी के लिए, कि गाय के लिए, कि हाथी के लिए, कि घोड़े के लिए? तो अधन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अधन्या का मतलब होता है जो मारने योग्य पशु नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं,
वैदिक काल में गाय अधन्या न मारने योग्य पशु। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था वेदों में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, केसी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से कौन सही होगा? संविधान त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सत्येंद्रनाथ सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत की? संविधान सभा को स्वीकृत कब मिली? 15 अगस्त 1947, 23 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अस्थायी रूप से लागू हो गया था, आंशिक रूप से। और संविधान, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इसका व्याख्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का अपनाया गया था 11वें अधिवेशन के, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो संवैधानिक सलाहकार इसमें से बी.एन. राव को बनाया गया था। सी ऑप्शन दिया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया था। मसौदा को मतलब प्रस्तावना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था, जिसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से कि फ्रांस के संविधान से? इसका ऑप्शन सी सही होगा। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। हमारे संविधान, भारतीय संविधान में 61 देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है। मूल कर्तव्य 51 क में उल्लेखित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया मूल कर्तव्य को। ये मूल कर्तव्य पूर्ण सोवियत संघ के से लिया गया है।
मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे लिया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से, कि ब्रिटेन से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि रूस से? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, वर्तमान में 7 थी। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था 1978 में, इसलिए मूल अधिकार 6 वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग से लिया गया है? नागरिकता, सिटीजनसिटी भारत के संविधान में किस भाग से लिया गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ और एक देश बना। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो मेघालय तो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, मेघालय बनाता है सीमा, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है, कौन नहीं बनाता? मणिपुर। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं, जिसमें से मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और इसके बाद असम है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। डूरंड रेखा अफगानिस्तान से सीमा बनाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, अफगानिस्तान। डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल के इदुक्की जिले में, इदुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है, पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। और ये कुछ चोटियाँ दी हुई हैं जो दक्षिण भारत की
घटते क्रम में। दोदा बेटा जो है 2657 सबसे ऊंची, 2695 अन्नायमुड़ी है, दूसरे नाम पर दोता बेटा है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ये तीसरी अमरकंटक है, मध्य प्रदेश की है। और महेंद्रगिरी दक्षिण भारत में है, 1501 मीटर। अमरकंटक की 1048 मीटर, दोदा बेटा 2637 मीटर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मतलब पूछा गया है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट सबसे लंबा है। समुद्र तट सबसे लंबा है तो इसमें गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है, ऑप्शन सी सही है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा, भारत तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें शामिल हैं जो समुद्र तट पर स्थित है। दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली था, पुदुचेरी। जिसमें से दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को अब सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसकी राजधानी दमन है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ पहाड़ी दर्रा दिए हुए हैं, अब इनको मिलान करना है। मिलान है, सुमेलित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जैसे आप देख पा रहे हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नीत दर्रा उत्तराखंड में, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये कुछ प्रमुख पहाड़ी दर्रे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस साथियों, आज इतना ही। इसी प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है एग्जाम, RO तथा PCS के लिए। आप चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।